नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। मैं स्टडी विद रश्मि चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों न्यूज़ में है और क्या हुआ है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल बता दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। यानी अब कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा फंड नहीं दे सकता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 को 15 फरवरी को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है और इसके बयान आने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने उभर के आई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसे अपोज किया है और बोला है कि एक मीडियम बन गया था डोनेशन लेने का। चलिए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बॉन्ड है जो कि इशू किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और इसे कोई भी कंपनी खरीद सकती है और अपने मन चाहे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा यानी फंड दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में अरुण जेटली की सरकार में लॉन्च किया गया। अरुण जेटली ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और माना गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो करप्शन है उसे कम किया जाएगा और इलीगल फंडिंग को रोका जाएगा। इसी संदर्भ में ये लॉन्च किया गया था 2017 में। लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ और ऐसा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट को इसके अगेंस्ट आना पड़ा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की कमेटी बैठाई गई जिसने ये फैसला लिया और ये जो फैसला आया ये 5-0 से आया। यानी पांचों जज ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इलीगल है। ये कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोल सकती है और अपने पैसे को किसी भी मन चाहे पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। प्रोसेस बहुत सिंपल था, लेकिन कहानी क्या हुई वो समझते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी कंपनी को केवाईसी के थ्रू ये मौका देती है कि वो पैसे दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। यानी कि पूरा डिटेल जो है इस कंपनी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि बिना केवाईसी के तो पॉसिबल ही नहीं है नो योर कस्टमर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास उस पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें ये नाम घोषित नहीं है कि किसने कितने पैसे लिए हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक बॉन्ड है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की। ये बॉन्ड है जिसमें ये मेंशन नहीं है कि कौन खरीदा है। ठीक है, तो देने वाले का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब सवाल होता है, एसबीआई ने कहा कि हमारे पास तो कोई नाम ही मेंशन नहीं है देने वाले का, तो फिर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया। तो गवर्नमेंट और एसबीआई ने साफ साफ कहा कि आपके पास केवाईसी सिस्टम है जिसके अंतर्गत पैन और आधार कार्ड से आप जान सकते हैं कि कौन कंपनी है, कैसी कंपनी है, कौन इंडिविजुअल है जिसने ये पैसा किस पार्टी को दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का भी अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। तो ये है पूरी कहानी। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया गया है और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एसबीआई को कि आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया और ये कैसे पूरे मामले जिसे स्कैम कहा जा रहा है वो हुआ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हम जैसे एक आम नागरिक को, ताकि हम समझ पाए कि कहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम है और क्या पॉलिटिकल फंडिंग जो चंदा के नाम पे धंधा चल रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को, इलेक्टोरल बॉन्ड को और इसकी कहानी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि भारत के जो मूलभूत जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका हनन है। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। और फ्री और फेयर इलेक्शन कब होगा, जब हमें पता होगा कि कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया और क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जो पैसे होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं किसी सरकार के लिए, और ये पैसे हमारे पैसे हैं। तो हमारे पैसे हैं, क्या वो सही जगह यूज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट या काम देती है किसी कंपनी को, अगर वो कंपनी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है या फिर वो कंपनी जो है वो लॉस है में है और फिर भी वो चंदा दे रहा है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, धंधा चाहिए। ये साबित हो रहा है इस पूरे केस में। कैसे हो रहा है ये हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए ये जरूरी है कि
एसबीआई को कि वो सरकार और यहाँ के जो जनता है उनको बताए कि कहाँ से पैसा आया था और कहाँ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन बहुत ही कॉस्टली होते जा रहा है विद टाइम। आज करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है इलेक्शन पे, क्योंकि इलेक्शन में होती है रैलियाँ, टेंट लगाए जाते हैं और पूरी लाइट फैसिलिटी दी जाती है। रात में भी कंपेनिंग की जाती है, और कंपेनिंग किससे की जाती है? गाड़ियों से की जाती है। और आपने भी देखा होगा बहुत जगह शराबें बांटी जाती हैं, खाना दिया जाता है, मुर्गा चावल क्या क्या चलता है। तो मतलब कि इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे इनके पास कैसे आते हैं? तो ये पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है चंदा, और उसी चंदे से इनको ये पैसे आते हैं जिनसे वो इतना ज़्यादा फंडिंग करते हैं। अभी हाल में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बवाल उठा है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो सिस्टम है उसे गलत बताया जा रहा है। वो कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंतर्गत जो है बॉन्ड जो है वो 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के रूप में है। ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितने खरीदे जा सकते हैं? मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे 5 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा देना है। तो 5 करोड़ का चंदा देना है, तो वो क्या करेगी? वो 1 करोड़ का 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगी। और 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के बाद वो क्या करेगी? 5 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगी 5 करोड़ का, और उस पार्टी को दे देगी। अब 5 करोड़ का उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंतर्गत उस पैसे को ले लेना होगा एसबीआई से। अदरवाइज वो पैसा कहाँ चला जाएगा? पीएम केयर फंड में चला जाएगा। ठीक है, ये है पूरी कहानी, ये है पूरा सिस्टम। यानी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या होता है? 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपया आप दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इस पूरे सिस्टम में कोई भी लिमिटेशन नहीं था। यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मनचाहा पैसा दे सकती है। ठीक है, जितना मनचाहा वो देगी। अब सवाल उठता है, कोई भी कंपनी क्यों देगी इतना ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को? क्योंकि उससे मिलेगा उसे फेवर। जी हाँ, फेवर मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन खरीद सकता है, कौन सी पार्टी इलिजिबल है इस पूरे प्रोसेस में। तो इलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका 1% वोट लोकसभा या विधानसभा में है, वो पॉलिटिकल पार्टी इलिजिबल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के लिए। कैप ऑन इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जी हाँ, बिल्कुल कोई भी कैप नहीं है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। यानी जितना भी चाहे पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है कोई भी कंपनी, और मनचाहा पैसा चंदा दे सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक सिस्टम में है तो एसबीआई में उस कंपनी को अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, यानी आधार और पैन कार्ड लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि एसबीआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ डेटा एसबीआई ने निकाला है। जब आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल किया गया, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन निकाला गया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल जो पैसा है, अगर हम 2018 से 22 की बात करें तो वो पैसा निकला है 9,208 करोड़, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बीजेपी को मिला है 5,271 करोड़। और कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उनको सबसे ज़्यादा फंड मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी को मिला है 5,271 रुपया, वही कांग्रेस को मिला है 952 रुपया, और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसे मिला है 48.83 करोड़ रुपया। ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरह से पॉलिटिकल फंडिंग के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी जो भी है सभी को फायदा हुआ है, और शायद इसलिए अभी तक इस पे आवाज भी नहीं उठाया गया है। ठीक है, क्योंकि एक फंडिंग का एक मीडियम है ये। अब सवाल उठता है कि ये जो इतना ज़्यादा फंडिंग हुआ है, ये फंडिंग कैसे नुकसान है? क्योंकि सही है ना, चंदा मिलना तो गलत नहीं है, चंदा लेना और देना कहीं भी गलत नहीं बताया गया है, क्योंकि हमारी कंट्री में ही नहीं विदेशों में भी चंदा लिया और दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी की ये फंडिंग सोर्स है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है देखते हैं कहानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आने से पहले और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आने के बाद की कहानी। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आने से पहले जो चंदा था वो केवल डोमेस्टिक कंपनी ही दे सकती थी। डोमेस्टिक कंपनी ही दे सकती थी, मतलब कि जो इंडिया की कंपनी है वो केवल इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं, मतलब फंडिंग कर सकती थी। यानी कि पहले कैश में दिया जाता था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कैश में देना पड़ता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के देना पड़ता है। डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ पैसा दे सकती थी। ठीक है, जो भी इंडिया की कंपनी है वो पैसा दे सकती थी, कोई भी फॉरेन कंट्री की कंपनी नहीं दे सकती थी पैसा। लेकिन इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आने के बाद शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। शेल कंपनी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी चाइना की है। ठीक है, चाइना की एक कंपनी है, वो
इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है? बिल्कुल नहीं खरीद सकती है, वो चाइना की कंपनी है। लेकिन अगर वो चाइना की कंपनी अपना एक ब्रांच इंडिया में खोल लेती है, शेल कंपनी या डॉटर कंपनी की तरह, तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है। इसका मतलब कि कोई फॉरेन कंट्री का इंडिया में प्रभाव भी देखा जा सकता है इस प्रोसेस में, राइट? क्योंकि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि चाइना की है और वो इंडिया में खोल रही है, तो लॉ जो होगा वो भी चाइना के फेवर में बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आज नहीं तो कल, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूल में आएगी वो भी ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी दिखाई गई है कि शेल कंपनी भी खरीद सकती है। ठीक है, दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है कि पहले जो था कैश या इन कैश वही कर सकते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बिल्कुल, जब अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी तो आप पैसा दान दोगे। अगर आप घर में हो, काम नहीं करते हो कहीं, तो आप क्या करोगे? पैसे सेव करते हो। साथ में आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अपने लिए खर्च करते हो, आप दान दक्षिणा कम देते हो। लेकिन वही अगर आप कभी जॉब करते हो, कहीं बाहर जाके काम करते हो, आपके पास बहुत पैसे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं 500, 1000, 2000, 10,000 दे सकता हूँ, तो आप दान देते हो। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग खेल देखा गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बहुत सारी जो कंपनी जो लॉस में जा रही है, वो भी मनचाहा पैसा दी। ये कहाँ से आया इतना पैसा? ये सवाल क्या नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। और जब ये सवाल उठता है तो सीबीआई, ईडी कहाँ है? ये भी सवाल उठता है। चलिए देखते हैं, इस कहानी को समझते हैं। देखिए, एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने लॉटरी किंग ऑफ इंडिया से बताया जाता है, जिसका केवल अर्निंग 200 करोड़ है, लेकिन इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है 1300 करोड़ का। यानी इस कंपनी के पास एक पैसा नहीं है, क्योंकि ये केवल 200 करोड़ का रुपया कमा रहा है, लेकिन ये 1300 करोड़ रुपया कैसे दान दे दिया? सवाल तो ये उठता है। और क्या ये पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है? क्या ये पूरा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम लाया गया है वो स्कैम नहीं है? क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी क्यों इतना ज़्यादा करोड़ रुपया दे रही है सरकार को? क्या उससे उसे कोई धंधा मिल रहा है, कोई प्रोसेस, कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्या ये साबित नहीं हो रहा है यहाँ पे? इसी तरह की एक और कहानी है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। इस कंपनी ने 4500 करोड़ का प्रोजेक्ट पाया जोजिला ब्रिज, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, उसे बनाने में। यानी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली। मेगा इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर लिमिटेड ने फिर 2019 में इसे ये प्रोजेक्ट मिला और 2020 में 2500 करोड़ रुपया इसने पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया। ठीक है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया, क्योंकि उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था। तो यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि क्या चंदा के बदले धंधा मिल रहा है? ये एक सवाल उठता है इस पूरे कहानी में। ठीक है, तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं और जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए, हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म करने के लिए चलाया गया है। इसने 2024 में एक फाइल पिटीशन जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और पूछा गया सवाल कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा जो फंडिंग हो रही है क्या वो सही है? और इसके आंसर्स में 5 जज की जो कमिटी थी उसने पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को। और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट का क्या दलील था और क्या जजेस का दलील था इस पूरी कहानी में। तो देखिए, जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम किसी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में पैसा देती है और कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आएगा, तो क्या उस कंपनी को वो लॉस करने की कोशिश नहीं करेगा? तो उस पे क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक का अधिकार है, उन्हें पूरा अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। अगर ये सिस्टम लाया गया है तो इस सिस्टम लाने का यही मोटिव था और उस मोटिव को पूरा किया जाए और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बताया जाए कि कैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहाँ से लिया गया, कितने लोग लिए, कितने पैसे दिए, कहाँ पैसे ट्रांजैक्ट किया गया, ये पूरी कहानी को पब्लिक के सामने लाया जाए। और यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले को सभी मान रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा जो एक कहानी है वो दर्शाता है। और आप समझिए कि ये क्या था और बिल्कुल अपनी राय को आप रख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है ये गलत है या फिर सही है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और पूरी कहानी जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड है और इससे भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस पर वीडियो बनाया गया है। थैंक यू।